नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस थिंक पर। मेरा नाम है लवीश कुमार। जैसा कि हमने पहले वीडियो में भारत का संवैधानिक विकास भाग 1, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे जो कि भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 2 होगा। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, इस टॉपिक पर हमने चर्चा की थी कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे शुरू हुआ था। तो जो भारत का संवैधानिक विकास है ये 2 चरणों में चलता है, 2 चरणों में, जो कि 1773 से शुरू होकर 1947 में समाप्त होता है। तो सबसे पहले संवैधानिक विकास में अगर हम बात करें तो कंपनी के शासन के अंतर्गत, कंपनी के शासन के अंतर्गत, जो कि कंपनी के शासन के अंतर्गत शुरू होता है 1773 से लेकर भारत शासन अधिनियम 1858 तक। 1773 से लेकर 1858 ईस्वी। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत, जो कि 1858 से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक चलता है। 1858 से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा कि इसमें देखें तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद 1781 का सुधार अधिनियम, 1781 का सुधार, 1781 का सुधार अधिनियम आया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या जिसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर 3, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नंबर 4, आगे देखा तो 1786 का अधिनियम, जो कि कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए लाया गया था। इसके बाद अगला 5वें नंबर पर आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद 1813, 1833, 1853, ये 4 चार्टर अधिनियम होते हैं। 1793, 1813, 1833 और 1853। इसके बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858, जहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो शुरुआत करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 से फिर दोबारा। भारत शासन अधिनियम 1858, क्या क्या प्रावधान थे इसके और क्या व्यवस्था की गई इसमें 1858 के इस अधिनियम के द्वारा। चलो फिर से जानते हैं। तो हमारा हेडिंग होगा भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1858 वाला क्या क्या प्रावधान हुए। तो 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति हो गई। इससे पहले अगर थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, भारत का गवर्नर जनरल, और ये भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, जो कि व्यपगत का सिद्धांत लेकर आया था, व्यपगत का सिद्धांत लेकर आया, जिसे राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। तो ये लेकर आया।
आगे चल के अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने ऐसे कार्य किए कि 1857 में भारतीयों को मौका मिला कि अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रांति हो, और उसका मौका आया 1857 में। एक राष्ट्रीय विद्रोह बोल सकते हैं इसको, परंतु यह उत्तर भारत तक सीमित रहा। तो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। और इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल ये था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें कंपनी को नुकसान भी हुआ। दूसरी बात, भारतीय राजाओं ने भी कंपनी का साथ दिया, जैसे कि मंदसौर मध्य प्रदेश में दिनकर राव ने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ अंग्रेजों के साथ दिया। कैनिंग कहता है कि अगर भारतीय राजा हमारे साथ नहीं होते तो हमें अगले दिन ही अपना बोरे बिस्तर उठाकर लंदन भागना पड़ता। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो भारत में असंतोष था, असंतोष। और कंपनी, जो कि इस समय देखा जाए कंपनी इतनी ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी थी कि अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को ये लगने लगा कि कंपनी का शासन अब समाप्त करना चाहिए। तो इसलिए 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया। सबसे पहला बिंदु क्या हुआ, इसके प्रावधान को अगर देखें तो नंबर 1, कंपनी का शासन, कंपनी का शासन समाप्त किया गया। कंपनी का शासन समाप्त किया गया, कंपनी का शासन समाप्त किया गया। नंबर 2, कंपनी का शासन तो समाप्त किया गया, तो ये किसको हस्तांतरित किया गया, ये क्राउन को हस्तांतरित किया गया, क्राउन को हस्तांतरित किया गया। यानी कि सीधा सा कंपनी का शासन यहाँ पर समाप्त, अब ब्रिटिश सम्राट यहाँ पर शासन करेंगे। दूसरा बिंदु, जो भारत का गवर्नर जनरल था, तो भारत के गवर्नर जनरल इस समय थे लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय बना दिया गया, भारत का वायसराय बनाया गया, भारत का वायसराय बनाया गया भारत के गवर्नर जनरल को। और जो भारत का पहला वायसराय था, भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय था कैनिंग। कैनिंग को पहला वायसराय बनाया गया, जो कि 1857 की क्रांति के समय ये भारत का गवर्नर जनरल था, इसको भारत का वायसराय बनाया गया। तीसरा, 1833 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा कंपनी के शासन के अंतर्गत एक व्यवस्था चलाई गई थी जिसका नाम है केंद्रीकृत व्यवस्था, केंद्रीकृत व्यवस्था। इस केंद्रीकृत व्यवस्था में मद्रास और बॉम्बे, मद्रास और बॉम्बे, यहाँ के जो गवर्नर हुआ करते थे, इनको कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, कानून बनाने का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया था। कब? 1833 के चार्टर अधिनियम में। अब 1858 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर बिंदु लिखेंगे कि 1858 के अधिनियम के द्वारा, 1858 के अधिनियम के द्वारा मद्रास बॉम्बे के गवर्नर से कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई, कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई। 1858 का भारत शासन अधिनियम, पहला बिंदु क्या था, कंपनी का शासन यहाँ पर समाप्त किया गया, क्राउन को हस्तांतरित किया गया। अब सीधा भारत में जो शासन रहेगा वो ब्रिटिश सम्राट करेगा या क्राउन करेगा। दूसरा, भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय बनाया गया और भारत का पहला वायसराय बना कैनिंग। अगला, 1833 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा केंद्रीकृत व्यवस्था की शुरुआत की गई। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, लेकिन 1858 ईस्वी में इस केंद्रीकृत व्यवस्था को पलट दिया गया और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को जो कानून बनाने की शक्ति दी गई थी, ये कानून बनाने की शक्ति वापस छीन ली गई।
वापस छीन ली गई। तो क्या आया, 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया, जिसे विभागीय व्यवस्था कहते हैं, जिसे विभागीय व्यवस्था कहते हैं, विभागीय व्यवस्था कहते हैं, ये लागू की गई। अगला बिंदु अगर देखें तो अगले बिंदु में यहाँ पर हम जानेंगे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि 1773 और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में आए थे, इसे बोलते हैं डबल गवर्नमेंट। इसको समाप्त किया गया। तो इसकी जगह क्या आया, इसकी जगह भारत राज्य सचिव का पद बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म। 1859 ईस्वी में कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम, कैनिंग के द्वारा 1859 ईस्वी में पोर्टफोलियो सिस्टम या व्यवस्था, या जिसको विभागीय व्यवस्था भी कहते हैं, विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर फिर याद रखना दोस्त कि 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि डबल गवर्नमेंट थी, इसको समाप्त किया गया। इसकी जगह भारत राज्य सचिव का पद बनाया गया और 1859 में कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो व्यवस्था या विभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, जो कि 1858 के अधिनियम का एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि डबल गवर्नमेंट खत्म, कंपनी का शासन खत्म और ब्रिटिश क्राउन को शासन दे दिया गया। और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। इसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो जैसा कि 1858 में पढ़ा कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया और भारत का पहला वायसराय बनाया गया कैनिंग को। तो यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। साथ ही विधान परिषद में बदलाव किया गया और विधान परिषद में पहली बार 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया। 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया। विधान परिषद में पहली बार 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया। अब ये 3 भारतीय कौन है? पहला नाम होगा सर दिनकर राव, जो कि मंदसौर के राजा का प्रतिनिधि था, जिसने कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। तो उसको उपहार मिलना था, तो उपहार में विधान परिषद मिली। दूसरा, बनारस के राजा। तीसरा, पटियाला के राजा, और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में भारतीयों का साथ नहीं दिया। 1861 के इस भारत परिषद अधिनियम के द्वारा 3 हाई कोर्ट बनाए गए। तो 1861 में एक एक्ट आया जिसे बोला जाता है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट।
इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, जिसमें 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट, और बॉम्बे हाई कोर्ट, इनकी स्थापना की गई। तो न्यायिक विभागों में भी देखा जाए मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट, इनकी स्थापना की गई। और एक्ट का नाम है क्या? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। विधान परिषद में क्या बदलाव हुआ? 3 भारतीयों को पहली बार विधान परिषद में चुना गया, सर दिनकर राव, बनारस के राजा और पटियाला के राजा, बनारस के राजा और पटियाला के राजा। आगे देखें तो 1893 का चार्टर अधिनियम, सॉरी चार्टर नहीं, 1893 का भारत परिषद अधिनियम। अब देखेंगे हम 1893 का भारत परिषद अधिनियम। तो अगला पॉइंट होगा हमारा 1893 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1893 का, यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई? तो पहले देख लेते हैं थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई, 1885 में कांग्रेस की स्थापना, जिसमें एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जिन्हें बोलते हैं ए.ओ. ह्यूम, इनके द्वारा सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत आया, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत आया 1886 के आसपास। तो कांग्रेस ने यहाँ पर अंग्रेजों के सामने बात रखी कि भारतीयों को बजट संबंधी विषयों पर बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर व्यवस्था की गई कि भारतीयों को बजट संबंधी विषय पर बोलने की अनुमति दी गई, बोलने की अनुमति दी गई, बजट संबंधी विषय पर बोलने की अनुमति। बजट पर प्रश्न पूछेंगे तो जवाब जानने की अनुमति नहीं, बजट पर कोई सवाल करेंगे तो भारतीयों को कोई अनुमति थी नहीं, परंतु केवल बोलने की अनुमति दी गई। सवाल पूछेगा परंतु उत्तर जानने का कोई अधिकार नहीं था। इसके बाद आता है 1909 का अधिनियम, और 1909 के इस अधिनियम को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। यहाँ पर क्या व्यवस्था, फिर से देख लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो 1899 ईस्वी में एक संस्था बनी थी जिसका नाम था मित्र मेला, और इसके संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। 1904 के आसपास इस संस्था का नाम अभिनव भारत पड़ा। तो अभिनव भारत, और ये किस रूप में काम करती थी? तो एक गुप्त संस्था के रूप में 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया, जिसमें कर्जन के द्वारा जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया। 1905 की स्थिति जाने तो 1905 में देखें तो कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 में। इसके बाद अगला 1907 कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस का विभाजन और कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में, कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन। तो ये घटनाएं हुई।
अब इन घटनाओं से निपटने के लिए भारतीयों के लिए कुछ सुधार भी तो करना पड़ेगा। तो उस सुधार को थोपने के लिए, भारतीयों से थोड़ा संतोष प्राप्त करने के लिए 1909 का मार्ले विंटर सुधार अधिनियम लाया गया। 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा, तो ये 1906 से ही ये रट लगाए हुए थे कि मुसलमानों को अलग वोट डालने का अधिकार मिले। चलो, दूसरी तरफ कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ परंतु विभाजन हो गया। 1904 अभिनव भारत, बंगाल विभाजन। तो इन चीज़ों में देखा गया अंग्रेजों के द्वारा कि भारतीयों में देखा जाए तो एकता बहुत बड़ी हो गई, एकता बड़ी हो गई। तो इस एकता को रोकने के लिए इन्होंने 1909 में मार्ले विंटर सुधार अधिनियम लेकर आई। मुस्लिम लीग जो कि शिमला गई एक प्रतिनिधिमंडल लेकर, तो वहाँ पर शिमला में क्या हुआ कि मुसलमानों को अलग वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो गया, अलग निर्वाचन क्षेत्र अलग हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए भारत के वायसराय कौन है, तो भारत के वायसराय हैं लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। और इस समय भारत राज्य सचिव कौन है ब्रिटेन में, भारत राज्य सचिव। तो इस समय देखें भारत राज्य सचिव हैं ये, इसका नाम है मार्ले। इसलिए इस अधिनियम को भारत में सांप्रदायिकता वाला अधिनियम कहते हैं। भारत पाकिस्तान की पहली कील, पहली खाई इस 1909 के अधिनियम को कहते हैं। और इसमें लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का, लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड मिंटो को। तो कई सारे सुधार किए गए, सांप्रदायिक चुनाव आयोजित किए गए जहाँ पर हिंदू को वोट डालेगा, मुस्लिम को, सिख को और ईसाई को। इसलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। इसके बाद आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। (1919) का भारत शासन अधिनियम। तो अगला जो एक्ट होगा हमारा वो है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाने तो 1909 में मार्ले विंटर सुधार आया, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 1911 दिल्ली दरबार का आयोजन। और इस दिल्ली दरबार के आयोजन में क्या हुआ? बंगाल विभाजन 1905 रद्द। तो यहाँ पर मुसलमानों का मोह भंग हो गया अंग्रेजों से मुसलमानों का मोह भंग हो गया। दूसरी तरफ एनी बेसेंट जो कि मोहम्मद अली जिन्ना को भारत में मुसलमान एवं हिंदुओं का ब्रांड एम्बेसडर कहा करती थी। अगली घटना देखें तो 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ जहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौते के नाम से, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है 1916 में। 1917 में क्या हुआ? 1917 में मॉन्टेग्यू की घोषणा की गई। मॉन्टेग्यू की घोषणा में क्या है कि भारत में 10 वर्षों के लिए एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे जिसकी समीक्षा 1929 में की जाएगी। तो ये सरकार की घोषणा की गई। इसके बाद देखें तो 1919, अब 1919 का वर्ष आया तो इस सरकार की स्थापना करने के लिए भारत में कुछ सुधार भी आने चाहिए। तो इसलिए इस अधिनियम का नाम रखा गया 1919 में मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। अब इसके द्वारा क्या व्यवस्था की गई? तो प्रांत में द्वैत, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। प्रांतों को स्वायत्तता, स्वायत्तता क्या? प्रांतों की सूची के 2 विषय हो गए यहाँ पर, 2 विषय। कौन से? एक हो गए आरक्षित और दूसरे हो गए हस्तांतरित। आरक्षित और दूसरे हस्तांतरित, जो कि प्रांतों में थे। इसी को ही बोला गया द्वैध शासन, इसी को ही बोला गया द्वैध शासन। अगला बिंदु, 1919 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को स्वीकारा गया। द्विसदनात्मक व्यवस्था को स्वीकारा गया इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा। याद रखना, जो कि एसएससी जीडी का पेपर देंगे, एसएससी जीडी रेलवे, इन एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। 2 विषय आए यहाँ पर, आरक्षित और हस्तांतरित, और इन 2 विषयों को ही क्या बोला गया? द्वैध शासन। और भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्वीकार्यता को आगे बढ़ाया गया, इसको स्वीकार किया 1919। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या क्या प्रावधान हुए? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, पहली बात, इससे भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव देखा जाता है वो इस अधिनियम का ही देखा जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव इस अधिनियम का देखा जाता है, जिसमें 321 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। जिसमें 321 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। 8 अनुसूचियां शामिल थी। आगे क्या प्रावधान हुए? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। कहाँ पर? कलकत्ता में की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहाँ पर भारत से अंग्रेजों ने वापस जाने की घोषणा की। और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कैसे हुई? चलो देखते हैं आगे बिंदु, भारत को कैसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो अगला जो हेडिंग है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि 3 जून 1947 को पारित किया गया, जिसमें 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, जो कि भारतों को आज़ादी दे देंगे।
तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये लाया। तो क्या हुआ, भारत राज्य सचिव पद खत्म, जो कि 1858 में बना था। भारत राज्य सचिव पद समाप्त, जो कि भारत का वायसराय बनाया गया था 1858 में पद, ये पद भी समाप्त। भारत का वायसराय पद समाप्त। नया पद क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल। नया पद गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का इस समय वायसराय कौन था, तो माउंटबेटन, माउंटबेटन, जो कि भारत का वायसराय था। इसको भारत का नया गवर्नर जनरल बनाया गया, और नया गवर्नर जनरल भी कौन होगा, माउंटबेटन। इसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ये कौन बनाए गए, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, इनको बनाया गया स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल। तो दोस्तों ये था भारत का संवैधानिक विकास। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, कोई सवाल पूछना है तो हमें कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।